पदम पद सिंघानिया एजुकेशन सेंटर की चेयरपर्सन श्रीमती मनोरमा गोविंद हरी सिंघानिया जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री अजीत पाल जी, डायरेक्टर जेके ऑर्गेनाइजेशन श्री अभिषेक सिंघानिया जी, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी, वाइस चेयरमैन एवं डायरेक्टर श्री पार्थो कर जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट जन, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, विद्यालय के प्रांगण में जब मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहले मुझे ले जाया गया एग्जीबिशन के क्षेत्र में और मेरा ध्यान सबसे पहले दो ओर गया। एक, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अपने को उससे मिलाता हूँ कि मैं कहाँ से निकला कहाँ पहुँचा, तो मुझे लगा एक बच्ची थी आद्या स्टैंडर्ड 4 की, वो पॉटरी मेकिंग का डेमो दिखा रही थी। मैं वहाँ गया, मेरे साथ में अभिषेक जी थे, बहुत अच्छा लगा। और वो स्टैंडर्ड 4 की बच्ची शायद कभी मैंने कल्पना नहीं की होगी कि वो पॉटरी मेकिंग, और विशेष करके जो नगरों में रहने वाले बच्चे हैं उनका इस तरफ इतनी एक्सीलेंसी हो सकती है। मैं उसके आगे बढ़ा तो देखा आकाश की ऊंचाइयों को, और उसमें मुझे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी सहायता से जो ड्रोन्स की कल्पना की गई है, ड्रोन्स दिखाए गए, और उसमें दो बच्चे, मास्टर रुद्राक्ष belonging to standard 11 and master Ayush Pratap Singh, he also belongs to standard 11. मैंने दो बच्चों का और दो एग्जीबिशंस का जानबूझ करके मैंने किया। उल्लेख इसलिए किया कि मेरा जीवन भी इसी तरीके से नीचे से ऊपर, जमीन से जुड़ा और जमीन से आसमान तक पहुंच गया। लेकिन मैं देखता था कि कभी कभी मैं सोचता था कि सही मायने में आई फेल्ट जीलस ऑफ दीज चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के बच्चे जो हमारे सामने आज छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। और मैं आई फील रादर एश्योर्ड दैट आवर कंट्री is not only rising but will get top on one day. देवी और सज्जनों, कानपुर की पवित्र धरती पर और माँ गंगा के पावन सानिध्य में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही। और सचमुच में इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं कभी भी मनोरमा जी से मेरी भेंट नहीं हुई, लेकिन पार्थो कर जी मुझे दिल्ली में मुझे मिले, मेरे कार्यालय में मिले, और उन्होंने मनोरमा जी का एक पत्र मुझे दिया। मैंने उसको एक मैसेज, संदेश के रूप में लिया, और मुझे लगता है पार्थो जी, मैं यदि सही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि शायद मैंने 1 मिनट भी लगाया होगा कि मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। और इसलिए आऊँगा कि मैं कानपुर का हूँ, कानपुर की जो कुछ भी हूँ, आज वो कानपुर की धरती के आशीर्वाद के कारण है। देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं जेके संगठन को 140 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कई पीढ़ियों से उद्योग और व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक और समाज कल्याण के कार्यों में भी यदि कोई संस्था सफलतापूर्वक कार्यरत रहे तो ऐसी संस्था की नींव
निश्चित ही मजबूत कंधों वाले महापुरुषों द्वारा रखी गई होगी। हम सब जानते हैं कि जेके संगठन की नींव लाला जोगी लाल सिंघानिया ने रखी थी, जिस पर अपनी सतत मेहनत और लगन के द्वारा लाला कमलापत सिंघानिया, सर पदमपत सिंघानिया और इनके बाद श्री गोविंद हरि सिंघानिया जी ने इस विशाल जेके संगठन को निरंतर आगे बढ़ाया। देवी और सज्जनों, आज हम सब लोग सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के 42 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मना रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के माध्यम से जेके संगठन ने अपने समाज कल्याण के कार्यों में शिक्षा के प्रसार के कार्य को प्रमुखता से चुना। शिक्षा हमेशा से मेरे हृदय के करीब रही। इसमें लाखों लोगों की नियति बदलने की ताकत है। मैंने शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। आप सभी जानते हैं कि कानपुर की धरती मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। इसी धरती पर मुझे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे राजनैतिक जीवन की शुरुआत कानपुर से ही हुई। सही मायने में मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उस सब का श्रेय कानपुर को ही जाता है। कानपुर से ही कानून की पढ़ाई करने के बाद मुझे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में वकालत करने का अवसर मिला। कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परौंक से निकलकर अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं देश के संसद भवन तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुई मेरे जीवन की राह, जिसने मुझे बिहार राजभवन तक और फिर अंततः राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। मेरा मानना है कि ये सब केवल और केवल कानपुर की पवित्र और गौरवशाली धरती के आशीर्वाद से, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से, यहाँ के कर्मठ व परिश्रमी लोगों के आशीर्वाद से और इससे भी बढ़कर गंगा मैया के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। देवियों और सज्जनों, हमारे टीचर्स स्कूली बच्चों को समाज के प्रोडक्टिव मेंबर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी इमारतें, आधुनिक सुविधाएं और लेटेस्ट इक्विपमेंट आवश्यक हैं, लेकिन ये सब एक प्रतिष्ठित अर्थात एक्सीलेंट स्कूल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टीचर्स का समर्पण और निष्ठा इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की गुणवत्ता ही एक अच्छे स्कूल के निर्माण में डिसाइसिव फैक्टर होता है। टीचर्स की भूमिका सिर्फ अपने छात्रों को सब्जेक्ट की नॉलेज देने तक सीमित नहीं है। टीचर की असली सफलता है कि वो स्टूडेंट को एक अच्छे इंसान के रूप में गढ़ें। एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने अंदर साहस, बुद्धि, करुणा और विवेक के गुण कल्टीवेट करता है। एक अच्छा इंसान वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी और अच्छे नैतिक मूल्यों का प्रतीक होता है। एक अच्छा इंसान जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए प्रयास करता है। सही मायने में एक अच्छा इंसान समाज की रीढ़ होता है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा, यदि उसको अवसर मिलता है पिता बनने का, तो अच्छा इंसान ही अच्छा पिता बनेगा, एक अच्छी माँ बनेगी, एक अच्छा दोस्त बनेगा, एक अच्छा बिजनेस पर्सन या एक अच्छा प्रोफेशनल भी बन सकता है। अर्थात जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट शोज दैट वन हैज़ टू बी अ गुड पर्सन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एजुकेशन सिस्टम की वर्किंग को हम अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि काफ़ी लंबे समय से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बच्चों को अपनी जड़ों से दूर रखने का काम किया। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों की औपनिवेशक सरकार द्वारा बनाया गया था और इस एजुकेशन सिस्टम का लक्ष्य केवल उनकी फैक्ट्रियों और हुकूमत के लिए कर्मचारी तैयार करना था। अंग्रेजी हुकूमत को स्वतंत्र सोच वाले लीडर्स और इनोवेटर्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे लोग तो औपनिवेशिक सरकार के लिए खतरा थे।
इसीलिए उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसको हम मैकाले सिस्टम भी कहते हैं, जो केवल रोट लर्निंग और ब्लाइंड ओबीडियंस टू इंस्ट्रक्शंस पर बल देता था. This education system killed the spirit of innovation, individual initiative and leadership from our children. Since independence, many scholars have time and again highlighted that a colonial education system does not cater well to the needs of an assertive and aspirational nation. However, the country was in a transitional mode after independence. And despite the glaring shortcomings, we could not immediately change this education system. But in the 21st century, the crippling effects of this system could no longer be ignored. There was an urgent need to develop a modern education system firmly rooted in Indian ethos, an education system which could unleash the creative energies of our youth. However, a great effort was required to revamp the education system of a country as vast, as diverse as ours. During my presidency, the Government of India formulated the National Education Policy in the year 2020. The committee was chaired by former ISRO chairman Dr. K. Kasturi Rangan and included eminent educationists from across the country. I am happy to share with you that I myself got actively involved during the policy finalization process and held interactions with the state governors, chief ministers, as well as state education ministers. Formulating the national education policy was an enormous task. To give you an idea about the scale, during the consultation process, the committee received over 2 lakh suggestions from every nook and corner of our country. Today, in my visits around the country, I am happy to see a growing awareness among various stakeholders about the need to update our education system. I am happy to see that many elements of the National Education Policy are also being implemented at Sir Padampat Singhania Education Center. Ladies and gentlemen and children, as you know, today the digital revolution is sweeping the world. Technology is completely changing every facet of our life. In these times, we have to keep pace with the emerging technologies. But merely keeping pace with various advances will not suffice. To really thrive in this age, we also have to anticipate the future requirements and reorient our curricula and pedagogy accordingly. We need to include interactive, hands-on, collaborative and experiential learning approaches for better learning outcomes. Dear teachers, technologies like artificial intelligence and machine learning are revolutionizing the way we teach and learn. These technologies offer the possibility of personalized learning experiences tailored to the needs of individual students. We can use these technologies to identify and cater to unique needs of students. This combined with personalized and timely feedback could help cultivate a lifelong love for learning in students. In today's knowledge-based economy, those who possess relevant and up-to-date skills and information are at an immense competitive advantage. Therefore, one of the most important things you can do to equip your students for the future is to ensure that they know how to learn, unlearn and relearn. You have to plant the seeds of lifelong self-directed learning in the minds of your students.
Dear students, I know that you are an expert in using new gadgets. This is good, but don't just use your gadgets for entertainment purposes. Use your gadgets as a powerful tool to supercharge your learning. Dear teachers, एजुकेशन शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे सकता है। आप ही देश के भविष्य के सच्चे निर्माता हैं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की मजबूत नींव डालें। जिस तरह एक वृक्ष की जड़ें उसको पोषित करती हैं, भयंकर तूफान में भी उसे खड़ा रहने का बल देती हैं, उसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव हमारे बच्चों को हमेशा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से पोषित रखेगा और उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देगा। देवी और सज्जनों, कानपुर आज भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। कानपुर में आज अनेक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, शोध एवं अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थान अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मैं विश्व के विभिन्न देशों में स्टेट विजिट पर जब जाता था, तब अक्सर मेरी मुलाकात कानपुर में शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में रहने वाले विद्वानों, इंजीनियरों, विज्ञानियों और समाज सेवियों से होती थी, अर्थात एलुमनाई से, और मुझे बहुत अच्छा लगता था इंटरैक्ट करके। कानपुर की बात हो और उद्योग की बात ना हो, ऐसा मुझे प्रासंगिक नहीं लगता। एक समय कानपुर पूरे उत्तर भारत में कॉमर्स और इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र था। कानपुर के बने सूती वस्त्रों और ऊनी उत्पादों की धमक देश विदेश में थी। दुनिया भर में कानपुर में बना कपड़ा पहना, ओढ़ा और बिछाया जाता था। कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी तक को इल्गिन महल में बनी तौलिया विशेष प्रिय थी। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मुझे ये देखकर थोड़ा सा कभी कभी दुख भी होता है कि आज कानपुर की शानदार लाल इमली मिल में केवल घंटा घर ही काम कर रहा है, पूरी मिल सुनसान पड़ी है। कानपुर में उद्योग का पतन कैसे हुआ, इसके कारणों में मैं जानना नहीं चाहूँगा। यहाँ उपस्थित विशिष्टगण इन सभी कारणों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद अब कानपुर को पुनः ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप पर लाने का समय आ गया है। मुझे बताया गया है कि पिछले कुछ समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, जिनके कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास एक्सपेंड होने का अच्छा अवसर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। केंद्र सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी चला रही है। टेक्नोलॉजी ने आज ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के कार्य को बहुत सुलभ कर दिया है। R&D में सहयोग के लिए IIT जैसे विश्व विख्यात संस्थान कानपुर में उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार है। मुझे लगता है कि ऐसे में ये कानपुर को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। मुझे विश्वास है कि केवल उद्योग में ही नहीं बल्कि शिक्षा में और मेडिकल सुविधाओं में प्रगति के माध्यम से ये नगर जल्दी ही अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करेगा। देवी और सज्जनों, मैं पुनः जेके संगठन के 140 वर्ष और सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के 42 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, जो कि इस समय हृदय रोग संस्थान कानपुर में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। कल हम लोगों ने एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया, जिसकी कि हमने पिछले हफ्ते एक बहुत ही जटिल सर्जरी की थी।
इस सर्जरी में बेसिकली वो पेशेंट 65 वर्षीय महिला थी है और जो बिल्लौर की निवासी थी, हमारे पास एक मेजर हार्ट अटैक करके जो है वो प्रेजेंट की थी और उसका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों नॉन रिकॉर्डेबल थे, जिसको कि मेडिकल भाषा में कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो वो मरीज़ कार्डियोजेनिक शॉक की अवस्था में थी और ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति के होते हैं। मेडिकल लिटरेचर के अनुसार इनमें ऐसे पेशेंटों में 50% से ज़्यादा संभावना होती है कि बहुत अच्छी तकनीक के बावजूद भी हम उनका जीवन बचा पाने में सफल नहीं होते हैं। तो जब हमने इस पेशेंट को ऑस्कल्टेट किया, हमने कहा इसकी तुरंत एंजियोग्राफी हम लोग करें, अगर नसों में ब्लॉकेज है तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जाए। तो जब हमने स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया तो हमें सीने में एक मरमर सुनाई दी। तो हमको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो इसके दो हार्ट के चैम्बर्स के बीच की जो है दीवार फट गई हो, क्योंकि हार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं, नीचे वाले हिस्से में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करते हैं। इनके बीच की दीवार को वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो कभी कभार मेजर हार्ट अटैक में ब्लड की सप्लाई कम होने से मांसपेशियां शुष्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं और ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये फट जाता है, उसमें छेद हो जाता है। तो जब हमने इस मरीज का इकोकार्डियोग्राफी की तो बात बिल्कुल ठीक निकली और उस पेशेंट का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था और हार्ट अटैक की वजह से, मेजर हार्ट अटैक की वजह से बीच की दीवार जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो फट गई थी। तब हमने मरीज से, परिजनों से बात की कि आपका मरीज बहुत ही गंभीर अवस्था का है, अगर हम इसमें ऐसा कुछ भी कोई अगर नहीं करते हैं कुछ कार्य तो फिर इसकी जान जाना जो है वो बचा पाना संभव नहीं है। तो अगर हम इसको दूरबीन के माध्यम से बंद करने की कोशिश करते हैं तो एक चांस है कि मरीज की जान को बचाया जा सके। मरीज के तीमारदारों ने, परिजनों ने इस स्थिति को समझा और उन्होंने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी कि डॉक्टर साहब आप जो है उचित, जो भी उचित समझे उस कार्य को करें। तब हमने दूरबीन के माध्यम से इस मरीज का जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसको डिवाइस के माध्यम से हमने क्लोज किया और ये पूरा प्रोसीजर बहुत ही जटिल था, 2 घंटे तक चला। एनेस्थीसिया की टीम हमारे साथ रही, पेशेंट लगातार वेंटिलेटर की सपोर्ट पे रहा, एनेस्थीसिया की टीम की निगरानी पे रहा। लेकिन अच्छी बात ये रही, ऊपर वाले की कृपा रही और हम लोगों की टीम का अथक प्रयास रहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और मरीज 24 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर से निकलने में कामयाब हो गया और कल हमने मरीज की जो है छुट्टी कर दी है, डिस्चार्ज कर दिया है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कानपुर का तो ये पहला मामला है ही, जहाँ तक संज्ञान में है शायद प्रदेश में भी इस तरीके का जो है पहला मामला है। तो मेरी सभी से विनती है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक और ऐसी स्थितियों में अस्पतालों में आ रहे हैं, तो अगर कोई भी मरीज ऐसी स्थिति में आए तो उसको अच्छे केंद्र पर ले जाएं, चिकित्सीय केंद्र पर, जिससे कि समय रहते अगर उसका उपचार हो सके तो उसकी जान को बचा पाना हम लोगों के लिए संभव होता है। धन्यवाद।